बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सेकंड स्टेप स्टार्ट किया है सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। इसका जो फर्स्ट स्टेप था वो था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का सेकंड स्टेप जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज़ सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। इसके अंदर जो हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर नेफ्रिक फिल्ट्रेट में पढ़ा था लास्ट टाइम, वो वहाँ पर मिस्टेक थी कि लिखा हुआ था नेफ्रिक फिल्ट्रेट इज़ ऑल्सो नोन एज यूरिन, वो डायरेक्ट यूरिन लिखा हुआ था, बट एक्सप्लेन कर दिया गया था कि वहाँ पर जस्ट यूरिन नहीं है, प्राइम यूरिन है। ठीक है, तो ये सारा वो फिल्ट्रेट था जो फ़िल्टर होता है फर्स्ट स्टेप में। फिर हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। अब फर्स्ट स्टेप में देख लिया जो सब्सटेंसेस ने फ़िल्टर होना था वो फ़िल्टर हो गए हैं। अब फिल्ट्रेट सब्सटेंसेस में कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनकी बॉडी को नीड होती है, तो वो क्या करते हैं, वो सब्सटेंस अगेन से बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत होती है वो वहाँ पर रीअब्सॉर्ब कर जाते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जिनको बॉडी में कि नीड नहीं होती है, फिर उन्होंने क्या करना होता है, वापस उसने रीअब्सॉर्ब नहीं होना और वो नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। तो देखते हैं कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो फ़िल्टर होने के बाद रीअब्सॉर्ब होते हैं। तो कहते हैं there are certain important things which would get filtered and those things that need to be reabsorbed। यहाँ पर कुछ ऐसे important things होती हैं जो फ़िल्टर तो हो जाती हैं, लेकिन वही थिंग्स बॉडी के लिए ज़रूरत होती है उनको और वो फिर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। Substances which are in the nephric filtrate divided into three categories on the basis of their reabsorption। ऐसे substances जो कि nephric filtrate के अंदर हैं उनको nephric filtrate मतलब के अंदर जितने भी substances हैं उनको थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किस बेस पर, रीअब्सॉर्प्शन की बेस पर कि कौन सा सब्सटेंस कितनी अमाउंट में रीअब्सॉर्ब हो रहा है। फर्स्ट है हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस एंड नॉट एब्जॉर्ब्ड। ऑल्सो दीज आर द थ्री कैटेगरीज ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट। नंबर वन है हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। इसमें कैसे सब्सटेंसेस आते हैं, सब्सटेंसेस विच आर एब्जॉर्ब्ड कम्प्लीटली और ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बट विद इन सर्टेन लिमिट ऑफ दियर एब्जॉर्प्शन। अच्छा, कहते तो हैं यहाँ पर कि ऐसे सब्सटेंस जो फ़िल्टर तो हो गए हैं लेकिन वो सारे के सारा जितना भी वो फ़िल्टर हुआ है वो सारा का सारा अगेन एब्जॉर्ब हो जाएगा या ऑलमोस्ट कम्प्लीटली वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी के अंदर। लेकिन फिर भी आगे लिखा हुआ है कि एक लिमिट, उनकी एब्जॉर्प्शन की एक लिमिट होगी कि जितनी बॉडी को नीड है उस अमाउंट तक अगर वो रीअब्जॉर्ब होगी और फिर भी नेफ्रिक फिल्ट्रेट में वो सब्सटेंस बचता है तो वो अगेन जो है वो फ़िल्टर नहीं होगा, बस वो एक सर्टेन अमाउंट तक रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और बस इससे ज़्यादा वो फिर नहीं होगा, तो वो एक सर्टेन लिमिट हो जाएगी। इसके एग्जांपल में हमारे पास आते हैं ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो कि ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और कहते हैं रेनल थ्रेशोल्ड लिमिट, ग्लूकोज की थ्रेशोल्ड लिमिट भी बता दी है कि 180 मिलीग्राम बाय 100 ml ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट। इस लिमिट तक वो जो ग्लूकोज है बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब हो सकता है। फिर है लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, इस तरह के सब्सटेंसेस जो कि बहुत कम क्वांटिटी में रीअब्जॉर्ब होते हैं और इसके एग्जांपल में आ जाता है यूरिया। फिर नॉट एब्जॉर्ब्ड एट ऑल, ये थर्ड कैटेगरी है। इसके ये अंदर वो सारे सब्सटेंसेस आते हैं जो बॉडी के अंदर बिल्कुल भी रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं नॉट एब्जॉर्ब्ड एट ऑल। और इसके एग्जांपल में यूरिक एसिड और क्रियाटिन आ जाते हैं। तो ये एक थी कैटेगरीज जो फिल्ट्रेट था कि किस तरह से किस कैटेगरी में जो बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होती है। अब कहते हैं कि सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट द प्रोसेस बाय विच द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। कि जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक ऐसा प्रोसेस जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होने के दो वेज हैं, एक है पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, एक है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या कहते हैं, substances which are reabsorbed by the process of diffusion or osmosis without expenditure of energy। ऐसे substances जो कि reabsorbed होते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू या ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू, और इन प्रोसेस में एनर्जी एक्सपेंड नहीं होती, एटीपी यूज़ नहीं होती, वो डायरेक्टली हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में सब्सटेंसेस जो हैं वो रीअब्सॉर्ब कर जाते हैं। तो बॉडी के अंदर नेफ्रॉन के अंदर एक आ जाते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जहाँ पर पैसिव और एक्टिव डिफ्यूजन होती है।
तो कुछ सब्सटेंसेस पैसिवली बॉडी के अंदर रीअब्सॉर्ब होते हैं और कुछ सब्सटेंसेस एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं। तो पैसिवली जो सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं उनके एग्जांपल में आ जाते हैं क्लोराइड आयंस, वाटर एंड यूरिया। तो ये 3 ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी के अंदर रीअब्सॉर्ब होंगे पैसिवली। डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा या ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। फिर जो सेकेंड वे है वो है एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं एटीपी को यूज़ करके। एटीपी होगी तो फिर एनर्जी यूज़ होगी और ये सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, तो ये एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन आ जाता है। इसके एग्जांपल में आ जाता है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सोडियम, पोटेशियम आयंस। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं इनको चाहिए एटीपी रीअब्सॉर्ब होने के लिए, और फिर ये सब्सटेंसेस जो बॉडी के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं तो फिर जो हमारा जो सब प्रोसेस होता है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था। इस तरह से इन 2 वेज़ में, और ये कैटेगरीज थी सब्सटेंसेस की जो हमने पढ़ी। तो ये सारा था सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। अब थर्ड स्टेप में हम पढ़ेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन।